हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसे द्विपद प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इस प्रमेय को सबसे पहले जेम्स बर्नौली के द्वारा दिया गया था। हमने प्रायिकता में बर्नौली प्रमेय पढ़ा था। सही मायने में द्विपद प्रमेय बर्नौली थ्योरम का ही एक विस्तार है। जेम्स बर्नौली जो थे, जो उन्होंने एक प्रमेय दिया था, इसे बर्नौली प्रमेय कहा जाता है। ये 1654 से 1705 तक जेम्स बर्नौली थे। उनके मरणोपरांत उनका जो लघु शोध प्रबंध था उसे एक बुक के रूप में प्रकाशित किया गया। उसमें बर्नौली थ्योरम है और उसी का ही विस्तार के रूप में द्विपद प्रमेय हमारे सामने है। द्विपद प्रमेय जैसा कि नाम से प्रसिद्ध है, वह प्रमेय जिसके दो पद हो उसको द्विपद प्रमेय कहते हैं। यानी कोई भी घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, इनका जोड़ एक होता है। तो ये दो पद से जो संबंधित प्रमेय है उसको द्विपद प्रमेय कहते हैं। अर्थात द्विपद प्रमेय में हमेशा दो घटनाएं हैं, घटने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, या कह सकते हैं कि सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता। जैसा कि द्विपद प्रमेय में, जैसा कि हमने पहले बर्नौली प्रमेय में देखा था, n घटनाओं में से किसी घटना के r बार घटित होने की प्रायिकता होती है n c r p की पावर r q की पावर n माइनस r। द्विपद प्रमेय में भी बर्नौली के इसी थ्योरम का प्रयोग किया जाता है, पर वहां और यहां में यह अंतर है कि वहां घटना एक बार घटती थी, यहां घटना कई बार घट सकती है। जैसे 8 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं और हमको 3 में हेड आने की प्रायिकता निकालनी, बर्नौली प्रमेय से निकलेगी। पर अगर ये आ जाए कि 8 सिक्के एक साथ 243 बार फेंके जाते हैं, यानी 8 सिक्के उछाले फिर फेंका, फिर 8 सिक्के उछाले फिर फेंका, तो ऐसी स्थिति में जो बर्नौली प्रमेय है उसका प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए हम उसमें कैपिटल N और NCRP की पावर, यानी देखिए ये तो बर्नौली प्रमेय है, वो का वही बर्नौली प्रमेय, पर इस घटना को कितनी बार रिपीट किया जाता है इसको साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है, घटना के रिपीटेशन की संख्या। इस प्रकार से द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हम इसको इसमें देखेंगे कि द्विपद प्रमेय है क्या और इसकी मान्यताएं क्या है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ क्लियर है कि द्विपद प्रमेय वह प्रमेय है जिसके दो पद होते हैं, एक घटना के घटने की आवृत्ति, घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता। किसी की सफलता और असफलता, यस और नो, ये दो पद है। घटना के घटने की प्रायिकता एक पद है, नहीं घटने की प्रायिकता दूसरा पद है। किसी कार्य में सफल होना एक पद है, नहीं सफल होना दूसरा पद है। कार्य के लिए हाँ करना एक पद है, कार्य के लिए ना करना दूसरा पद है। तो यानी यह प्रमेय वह प्रमेय है जिसमें दो पद की बात करते हैं। तो हम पहले मान्यताओं की बात करते हैं कि द्विपद प्रमेय किन मान्यताओं पर आधारित है। तो सबसे पहले देखिए, यह प्रमेय तब ही लगेगा तब परीक्षण की संख्या परिमित हो, यानी जिनको काउंट किया जा सके, यानी परीक्षण जितने हैं वो अपरिमित होंगे तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह प्रमेय तभी प्रयोग होगा जब परीक्षण परिमित संख्या में हो। अगर तीन सिक्के 1000 बार उछाले जाते हैं तो संख्या परिमित है, जिनको नाप सकते हैं। परिमित संख्या वह होती है जिसको नापा जा सकता है। अपरिमित संख्या ऐसी होती है जिसको नापा नहीं जा सकता। जैसे आकाश में तारों की संख्या को नापा नहीं जा सकता, पेड़ में कितनी पत्तियां एक पेड़ में, उसको नापा नहीं जा सकता, वो अपरिमित है। पर वहां पर द्विपद प्रमेय हम प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। द्विपद प्रमेय का प्रयोग केवल उन्हीं घटनाओं के लिए किया जा सकता है जो परिमित हो, यानी जिनको गिना जा सकता हो, उनमें ही हो सकता है। जैसे अगर हम 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं, 500 बार उछाल सकते हैं, 1000 बार उछाल सकते हैं, 1 लाख बार उछाल सकते हैं, 5 लाख बार उछाल सकते हैं, 50 लाख बार उछाल सकते हैं, पर ये सभी संख्याएं परिमित है जिनको हम गिन सकते हैं। हम 500 बार बोल रहे हैं तो संख्या परिमित है, 1000 बार बोल रहे हैं तो संख्या परिमित है, 1 लाख बार बोल रहे हैं
5 लाख बार बोल रहे हैं, 1 करोड़ बार बोल रहे हैं, वो सब संख्या परिमित है। तो कहने का तात्पर्य है कि द्विपद प्रमेय उन्हीं घटनाओं पर लागू होगा जहां पर की संख्या परिमित हो। दूसरी चीज, प्रत्येक परीक्षण से अपवर्जी परिणाम निकलते हो, यानी द्विपद प्रमेय तब लगेगा तब अपवर्जी परिणाम निकलते हो, यानी एक घटना घटेगी तो दूसरी घटना नहीं घटेगी, दूसरी घटना घटेगी तो पहली घटना नहीं घटेगी। सामान्य रूप से अगर हम सिक्का फेंकते हैं, हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता, टेल आएगा तो हेड नहीं आ सकता, ये अपवर्जी परिणाम है। एक सिक्के में हेड आना है और टेल आना अपवर्जी परिणाम है। इसी प्रकार से अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो अगर 6 आएगा तो 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, यदि 5 आएगा तो 1 2 3 4 6 नहीं आएगा, वहां पर भी अपवर्जी परिणाम है। अगर हम एक पासे को फेंकते हैं और ऊपर आने वाला अंक 1 आता है, इसका मतलब 2 3 4 5 और 6 नहीं आ सकता, तो ये अपवर्जी परिणाम है। प्रत्येक परीक्षण के अपवर्जी परिणाम होते हैं। तो सामान्य रूप से जो ये द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया जाता है वो सिक्के फेंकने की घटनाओं में या पासे की फेंकने की घटनाओं में ही किया जाता है, क्योंकि इनमें अपवर्जी परिणाम होते हैं। इसी प्रकार से आप ताश की गड्डी से अगर आप निकालेंगे, अगर 5 का बादशाह आया है तो बाकी दूसरा पता नहीं आ सकता, यानी अपवर्जी परिणाम हो सकते हैं। एक घटना घटेगी तो दूसरी घटना नहीं घट सकती है, ये अपवर्जी परिणाम होते हैं। तीसरी चीज, द्विपद प्रमेय का प्रयोग केवल उन्हीं चीजों के लिए किया जा सकता है जहां प्रायिकता स्थिर रहती है। अगर प्रायिकता में बार बार परिवर्तन होता है तो वहां द्विपद प्रमेय का प्रयोग नहीं किया जाता है। सामान्य रूप से एक सिक्का फेंकते हैं तो सिक्का फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है, टेल आने की प्रायिकता 1/2 होती है, ये कांस्टेंट रहती है। तो यह द्विपद प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। पासे को फेंकते हैं तो 6 आने की प्रायिकता है 1/6, नहीं आने की प्रायिकता है 5/6, ये भी कांस्टेंट रहेगी। ये सिक्के की बात हम कर रहे हैं तो सिक्के में हेड और टेल की बात हो सकती है। पासे में अगर हम बोल रहे हैं तो 6 आने की प्रायिकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक मटका है, एक मटके में अगर 2 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है तो रेड आने की प्रायिकता 1/2 और ब्लैक आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, क्योंकि रेड टोटल 2/4 दैट इज 1/2 और ब्लैक आने की टोटल अनुकूल घटना 2 कुल घटना 4 दैट इज 1/2। अगर देखिए इसमें से एक गेंद निकालते हैं फिर वापस रखते हैं, फिर एक गेंद निकालते हैं फिर वापस रखते हैं, तो यहाँ द्विपद प्रमेय लग सकता है, यानी विथ रिप्लेसमेंट की घटना होगी तो द्विपद प्रमेय लग सकता है। पर एक गेंद निकालने के बाद उसको वापस नहीं रखा जाता है, दोबारा एक गेंद निकाली जाती है, तब द्विपद प्रमेय उसमें लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर क्या है कि प्रायिकता कांस्टेंट रहना जरूरी है। पी और क्यू के मान कांस्टेंट रहना जरूरी है। पी आधा है क्यू आधा है तो चलेगा, पी इतना यानी ऐसा भी होगा तो चलेगा, पर एक बार ये है तो वह कांस्टेंट रहना चाहिए। इसी कारण से सामान्य रूप से ताश की गड्डी है उसमें भी हम द्विपद प्रमेय के सवाल करने से बचते हैं, क्योंकि वहां पर भी ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला और उसको वापस अगर नहीं रखा गया है तो ऐसी स्थिति में वहां द्विपद प्रमेय नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि द्विपद प्रमेय में प्रायिकता जो है किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता वह स्थिर रहना जरूरी है, तभी द्विपद प्रमेय लागू होगा, अन्यथा द्विपद प्रमेय लागू नहीं होगा। इसके अलावा द्विपद प्रमेय की एक और बात यह है कि इनमें सभी परीक्षण स्वतंत्र होते हैं, यानी एक घटना जो घट चुकी है उस घटना का दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं होता है। एक बार आपने सिक्का फेंका, हेड आया, दोबारा सिक्का फेंकेंगे तो पहली बार आपने सिक्का फेंका वो दूसरी बार सिक्का फेंकने की घटना पहली बार में सिक्के में क्या आया है उससे प्रभावित नहीं होती है। इसी प्रकार से हम पासे को फेंकते हैं, हम सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं, हमने पासा फेंका, एक बार 6 आया तो दोबारा हमारा चांस आता है, तो हमारे को पहले 6 मिल चुका है, इससे हमारा दोबारा वाला जो घटना है वो प्रभावित नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग केवल उन्हीं स्थिति में किया जा सकता है जबकि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हो। अगर घटनाएं एक दूसरे पर आश्रित होती है तो ऐसी स्थिति में द्विपद प्रमेय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मैंने अभी आपको बताया भी था कि एक मटका है, इस मटके में 2 ब्लैक बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है, एक ब्लैक निकलने की प्रायिकता होती है 2/4 दैट इज 1/2। अब अगर आप दोबारा गेंद निकाल रहे हैं और पहली ब्लैक को आपने वापस नहीं डाला तो ऐसी स्थिति में
द्विपद प्रमेय नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरी घटना पहली घटना से स्वतंत्र नहीं है। अगर ये गेंद निकल चुकी है तो दोबारा ब्लेड निकलने की प्रायिकता 1/3 रहेगी, और यहाँ प्रायिकता जब चेंज होगी तो द्विपद प्रमेय लागू नहीं होगा, क्योंकि द्विपद प्रमेय हम पहले ही कह चुके हैं कि द्विपद प्रमेय में प्रायिकता P और Q के मान नहीं बदलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि द्विपद प्रमेय 4 मान्यताओं पर आधारित है। एक तो परीक्षण की संख्या परिमित हो, यानी काउंटेबल हो, गिनने योग्य होगी, तो ही द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया जा सकेगा। अगर टोटल घटनाएं हैं उनको हम गिन नहीं सकते तो द्विपद प्रमेय प्रयोग में नहीं आएगा। इसी प्रकार से घटना के अपवर्जी परिणाम प्राप्त होंगे, यानी एक घटना घटे तो दूसरी नहीं घट सके, दूसरी घटे तो पहली नहीं घट सके, तो ये काम आएगा। तीसरा, इनके कांस्टेंट रहेंगे P और Q के मान। घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के न घटने की प्रायिकता स्थिर रहेगी, तो ही द्विपद प्रमेय लागू होगा। और लास्ट हमने ये माना कि घटनाएं आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए, तो ही हम द्विपद प्रमेय का प्रयोग करेंगे, बाकी द्विपद प्रमेय का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए घटना 2 ही है, तो देखिए द्विपद प्रमेय होगा P प्लस Q। घटना के घटने की प्रायिकता 1/2, घटना के नहीं घटने की प्रायिकता 1/2। मान ला सिक्का है तो P प्लस 1 की पावर 1 है, तो ये होगा P प्लस Q इज 1 बराबर P प्लस Q। अब अगर 2 सिक्के हो, देखिए सिक्का 1 है तो हमने ये कर लिया। अगर सिक्कों की संख्या 2 होगी तो आपको क्या करना है वो भी आप सीखिए कि 2 होगी तो देखिए 2 होगी तो क्या होगा, P प्लस Q की पावर 2 होता है, तो आएगा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। ये हमने किया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। घटना 2 हो तो इसमें हम इसको लेंगे हेड, 2 भी हेड आ सकता है। अगर दो सिक्के साथ फेंकते हैं तो हेड 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, ये घटना। और हेड 2 आएगा तो टेल कितना आएगा, टेल आएगा 0, यहां आएगा टेल 1, यहां आएगा टेल 2। अब देखिए ये तरीके कितने हो सकते हैं इसके तरीके हो सकते हैं हेड हेड, या हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये तरीके हो सकते हैं। देखिए हमने एक सिक्का फेंकते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो हेड आने की प्रायिकता P और टेल आने की प्रायिकता Q। अगर 2 सिक्के फेंकते हैं तो 2 सिक्के फेंकते हैं तो हो सकता है दोनों हेड आए, हो सकता है एक हेड आए, हो सकता है 0 हेड आए। अगर दोनों हेड आएंगे तो टेल बिल्कुल नहीं आएगा, अगर एक हेड आएगा तो एक टेल आएगा, और अगर एक भी हेड नहीं आएगा तो दोनों का दोनों टेल आएंगे। अब तरीके हो सकते हैं, दोनों हेड आएंगे तो हेड हेड, अगर एक टेल एक हेड आएगा तो पहले में हेड आ सकता है दूसरे में टेल, या पहले में टेल आ सकता है दूसरे में हेड, और अगर कोई में भी हेड नहीं आए दोनों में टेल आए तो दोनों में टेल हो सकता है। तो अभी यहां देखिए अगर हम प्रायिकता की बात करेंगे तो देखिए प्रायिकता ये भी P और ये भी P, तो क्या हो गया P स्क्वायर। ये घटना के घटने की प्रायिकता P, नहीं घटने की प्रायिकता Q, ये घटना के नहीं घटने की प्रायिकता Q, घटना के घटने की प्रायिकता P, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2PQ, और दोनों नहीं घटने की है Q और Q, तो आएगा Q स्क्वायर। तो यह प्रायिकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी P स्क्वायर प्लस 2P, देखो टोटल प्रायिकता का जोड़ हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। ये देखिए, अब देखिए सफलता की हम बात करें 2 सिक्के में, तो इसका मतलब है इसमें 2 की 2 सफलता है, इसमें 1 सफलता है, इसमें 1 0 सफलता है। सफलता का मतलब प्रायिकता, सफलता जो है वो हेड आने को हम सफलता बोलेंगे, तो हेड आने को सफलता बोलेंगे। तो ये देखिए पहले के 2, अगर हम प्रायिकता की बात करें तो दोनों हेड आने की प्रायिकता होगी 1/4, क्योंकि कुल घटनाएं 1/2 और 1/2, कुल घटना कितनी हो गई, 2 सिक्के फेंक रहे हैं तो कुल घटना हो गई 4, तो पहले में आ गई 1/2। अब इसमें देखिए ये 2/4 और ये 1/4, इन टोटल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी देखिए अगर एक ही सिक्का है तो ये आएगा P प्लस Q, सिक्के दो बार फेंकते हैं तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब देखिए P प्लस Q की पावर 1 है तो घटना 2 होगी 1 और 2, और अगर P प्लस Q की पावर 2 है तो घटना 3 होगी 1 प्लस 2 प्लस 3। अभी हम बात करेंगे ये 2 सिक्के अगर हम फेंकते हैं तो होता है। अभी देखिए हम 3 सिक्के लेते हैं तो क्या होगा,
वापस आप देखिए इसको एक बार, अगर हम केवल एक ही सिक्का फेंकते हैं, एक ही सिक्का फेंकते हैं, तो आएगा P प्लस क्यू की पावर 1, तो आएगा PB1 और QB1। अगर P प्लस दो सिक्के फेंकते हैं तो ये आएगा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। अगर 3 सिक्के हैं तो देखिए सिक्के में इवेंट n बराबर 3 सिक्के हैं, इवेंट हेड और टेल। अब देखिए हेड इसमें हो सकता है तीनों के तीनों में हेड आए, हो सकता है दोनों में हेड आए, हो सकता है एक में, हो सकता है दोनों में हेड आए, हो सकता है एक में हेड आए, हो सकता है 0 में हेड आए। अगर तीनों के तीनों में हेड आएगा तो टेल 0 आएगा, अगर हेड 2 में आएगा तो टेल 1 में आएगा, अगर हेड 1 में आएगा तो टेल 2 में आएगा, और अगर हेड किसी में नहीं आएगा तो तीनों के तीनों में टेल आएगा। अब देखिए ये तरीके किस प्रकार से हो सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तरीके देखिए, हेड हेड हेड, ये हो सकता है हेड हेड टेल इसमें आ जाए, या हेड टेल हेड इसमें आ जाए, या टेल हेड हेड, ये 3 तरीके हो सकते हैं। या दो टेल आएंगे तो हेड यहां आ जाए, ये दोनों में टेल आ जाए, ये टेल ये हेड ये टेल, ये दोनों में टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, ये तरीके हो सकते हैं। और तीनों में टेल आएगा तो टेल टेल टेल, ये 3 तरीके हो सकते हैं। अब देखिए इसकी प्रायिकता को देखें तो तीनों में हेड आएगा तो P गुणा P बराबर P की पावर 3, ये आएगा P Q P तो इसमें भी है P स्क्वायर Q, इसमें भी है P स्क्वायर Q, और इसमें भी है P स्क्वायर Q, तो ये मिलाकर हो जाएंगे 3P स्क्वायर Q। इसी प्रकार से ये देखिए 2 बार टेल है तो P Q Q Q P Q Q Q P, तो ये आपका है P Q स्क्वायर, ये भी है P और Q की पावर 2, ये भी है P Q की पावर 2, तो इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे 3P Q की पावर 2। और ये तीनों Q है, टेल टेल टेल, तो यह है Q की पावर 3, तो इसका जोड़ जो आएगा वो आएगा P की पावर 3 प्लस 3P की पावर 2 Q प्लस 3P Q की पावर 2 प्लस Q की पावर 3। ये आई प्रायिकता की बात हुई। अब प्रायिकता के बाद अगर हम सफलता की बात करें हेड की, तो इसमें तीनों हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है और इसमें 0 है, तो तीनों हेड आने की प्रायिकता जो है ये होगी 1/8, ये 3/8, ये 3/8, ये 1/8। कैसे आया, ये देखिए 1 3 3 1 1 3 3 1, और देखिए इन सबको जोड़ेंगे 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 8, तो 8 है तो ये 1/8, दूसरा 3/8, फिर 3/8, फिर 1/8। इस प्रकार से द्विपद प्रमेय का विस्तार ज्ञात किया जाता है। ये मैंने आपको बताया कि अगर 2 घटना होगी तो ये होगा, 3 घटना होगी तो होगा P की पावर 3 प्लस 3P Q स्क्वायर प्लस 3P स्क्वायर Q। तो देखिए इसको हम द्विपद प्रमेय का विस्तार करके देखते हैं, तो विस्तार आपको किस प्रकार से समझ में आएगा। देखिए किस प्रकार से हम विस्तार निकालते हैं। अगर देखिए यहां देखने के वाली बात है, P प्लस Q ये 1 है तो P भी 1 है, Q भी 1 है। अब P प्लस Q की पावर 2 है तो P की पावर 2, अब 2 आ गया है, P 1 घटा Q 1 बढ़ा प्लस Q की पावर 2। इसी प्रकार से हमने P प्लस Q की पावर 3 निकाला तो 3P की पावर, कैसे करना है इसको समझिए। P की पावर 3 प्लस 3, P की पावर को घटाना है, Q की पावर को बढ़ाना है, तो या Q की पावर 0 या Q की पावर 1 प्लस 3 2 या 6, देखिए 3 मल्टीप्लाई 2/2 दैट इज 3, P की पावर 1 रह जाएगी, Q की पावर 2 हो जाएगी और ये Q की पावर 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से P प्लस Q की पावर 4 निकालना है तो P की पावर 4, ये 4, P की पावर 4 है तो 3 रह जाएगी, Q की पावर 1 आ गई।
प्लस 6 पी की पावर, देखिए 4 है, 3 है तो अब 2 रह जाएगी, और ये क्यू की पावर 0 है, क्यू की पावर 1 है तो क्यू की पावर 2 हो जाएगी। ये देखिए दोनों जोड़ रहे हैं, 3 और 1 4, ये 4, 2 और 2 4, फिर 4 पी की पावर, देखिए या 4 है या 3 है या 2 है तो यहाँ 1 ही रह जाएगी, और यहाँ क्यू की पावर देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 रह जाएगी। देखिए 3 और 1 4 और क्यू की पावर 4। अब बात ये आ रही है कि संख्या कहां से ला रहे हैं, 4 6 4, ये कहां से लाए? तो पहले वाली में देखिए 4 घात है, ये 4 घात है, इस 4 में 1 का भाग दिया, 4 रह गया। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई 3, ये देखिए 4 ये मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या रहा, 6। ओके, अब 6 मल्टीप्लाई 2, ये 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या रहा, 4। अब 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 4, देखिए यहां 1 का भाग दिया, यहां 2 का भाग दिया, यहां 3 का भाग दिया, यहां 4 का भाग दिया, यहां देखिए ये 4 आया। अब ये इसको काटा तो क्या आया, 6, इसको काटा तो क्या आया, 4। एक बार और करा तो अभी और देखिए, देखिए p प्लस क्यू की पावर 5, p की पावर 5, अभी देखिए 5 है ना, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 क्या बचा, 5। अब p की पावर 5 है तो हमने क्या कर दिया, यहां 1 घटा दिया, और क्यू की पावर यहां 0 तो क्यू की पावर 1 प्लस, अब देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 5 गुना 4, अब यहां 1 का भाग दिया तो यहां 2 का भाग दिया, कितना आएगा 10। p की पावर 5 4, अब क्या बचा 3, क्यू की पावर 0, क्यू की पावर 1, अब क्यू की पावर क्या आई 2। अब देखिए प्लस, अब यहां देखिए 10 मल्टीप्लाई 3, 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई, यहां 1 का भाग दिया है, 2 का भाग दिया तो यहां किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। 3 से 3 कट गया तो आएगा 10, p की पावर 3 है तो अब क्या रह गया 2, क्यू की पावर 2 है तो क्या हो गया 3। देखिए जोड़ा आएगा 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5 5। अब देखिए यहां प्लस लिखा, 10 और 2 है तो 10 मल्टीप्लाई 2, यहां 1 का भाग दिया है, 2 का भाग दिया है, 3 का भाग दिया तो किसका भाग देंगे 4 का, इससे काटेंगे 2 टाइम्स कटा, ये 5 तो आएगा 5। p की पावर 2 की जगह 1 रह जाएगी और q की पावर 4 हो जाएगी, प्लस a की पावर है तो 5 गुना 1 अपॉन 5, 5 से 5 कटा तो एक ही रहेगा, तो p की पावर 0 हो जाएगी तो q की पावर कितनी हो जाएगी 5। इस प्रकार से इसका विस्तार निकालना है। एक और विस्तार आपको करके बताता हूं। अगर आपके पास है p प्लस क्यू की पावर 6, क्या करेंगे, पहले तो p की पावर 6 लिखता हूं, प्लस लगाओ 6 बाई 1 तो आएगा 6, p की पावर 6 है तो 5 हो गई, क्यू की पावर 0 है तो 1 हो गई, प्लस अब देखिए 6 गुना 5, कौन सा 6, ये 6 और ये 5 डिवाइडेड बाई 2, 3 टाइम्स कटेगा तो आएगा 15, p की पावर 6 5, यहां हो गई 4, क्यू की पावर 0 1 तो यहां हो गई क्यू की पावर 2, प्लस अब ये 15, ये वाला 15 इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ, यहां 1 का भाग दिया है, 2 का भाग दिया है, 3 का भाग दिया, 5 बार कटेगा तो आएगा 20, p की पावर 4 है तो 3 रह गई, क्यू की पावर 2 है तो 3 हो गई, प्लस 20 गुना 3 अपॉन 4, 5 बार कटा तो आएगा 15, p की पावर 3 की जगह 2 ही रहेगी, क्यू की पावर 4 रहेगी, 15 गुना 2 डिवाइडेड बाई 5 तो बचेगा 6, 3, 6 p की पावर 1 ही रह गई, क्यू की पावर 5 हो गई, प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 बाई 6 तो केवल 6 1 रहा, p की पावर 0 हो जाएगी और तो q की पावर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। इस प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम में आपको विस्तार निकालना है, एक का आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको विस्तार आ जाएगा। फिर लास्ट आपको बताता हूं p प्लस क्यू की पावर 7 निकालना है तो आप पहले p साफ कर दीजिए, प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1 तो आएगा 7 p की पावर 6, या क्यू की पावर 0 थी या क्यू की पावर 1 आ गई, देखिए 6 और 1 7 ये भी 7, प्लस अब देखिए अगला ये मैंने 7 बाई 1 किया था, अभी देखिए 7 गुना 6, देखिए ये वाला 7 गुना 6 बाई 2 कितना आएगा 21, तो यहां लिखेंगे 21, p की पावर 5 क्यू की पावर 2, देखिए क्यू की पावर 0, क्यू की पावर 1, क्यू की पावर 2, p की पावर 7 से 6 रह गया, 6 से 5 रह गया,
प्लस अब ये आप करेंगे 21 गुणा 5/3, ये 7 बार कटेगा तो आएगा 35 पी की पावर 4 क्यू की पावर 3। देखिए 5 से ये 4 हो गया, ये 2 से 3 हो गया। प्लस अब 35 गुणा 4 डिवाइडेड बाय वापस 4 आएगा तो वापस 35 आएगा, पी की पावर 1 घट जाएगी, क्यू की पावर 1 बढ़ जाएगी। अब आपका 35 गुणा 3 यहां डिवाइड करेंगे 5 से तो 7 बार कटेगा तो आएगा 21, पी की पावर 1 घट जाएगी, क्यू की पावर 1 बढ़ जाएगी। प्लस 21 गुणा 2 अपॉन 6, ट्वेंटी वन गुणा 2/5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा। ओके, ये 3 टाइम्स कटा, ये 7 टाइम्स कटा तो 7 पी की पावर 1 क्यू की पावर 6 और लास्ट 7 गुणा 1/7 तो आएगा क्यू की पावर 7। एक और चीज आप देखिए, ये आपने विस्तार करना सीखा। अब देखिए विस्तार में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है। देखिए इसमें आ रहा है 1 और 1, इसमें आ रहा है 1 2 फिर 1। देखिए 1 3 वापस उल्टा आ रहा है 3 1, इसमें आ रहा है 1 4 6 वापस आएगा 4 1। देखिए एक बार बढ़ता है एक बार घटता है। इस प्रकार से देखिए इसमें 1 5 10 10 5 1, वो का वही ऊपर चढ़ता है वही नीचे गिरता है। 1 6 15 20 वापस आएगा 15, वापस 15 के बाद 6 वापस वही 1 ऊपर से देखिए वापस वो का वही चढ़ता है। 1 7 21 35, अब वापस उल्टा चल रहा है, 35 वापस आया, फिर 35 के इधर 21 है तो इधर वापस उल्टा आया, इधर वापस 7 आया, इधर 1 आया। इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको विस्तार करने का एक तरीका बताया। विस्तार करने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं, जो आपको पसंद आए उसी से आप विस्तार कर सकते हैं। ये एक तरीका हमने आपसे डिस्कस किया। अब देखिए विस्तार करने के दूसरे तरीके की हम बात करते हैं। इसका द्विपद प्रमेय का जो सूत्र होता है उस सूत्र से हम भी विस्तार कर सकते हैं, वो भी आप सीख सकते हैं। एक पास्कल त्रिभुज होता है वो भी हम चर्चा करेंगे, उससे भी आप विस्तार करके इसको कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने बात करी कि विस्तार किस प्रकार से होता है। ये इसका सूत्र होता है द्विपद प्रमेय का सूत्र। इससे भी आप विस्तार कर सकते हैं। P प्लस क्यू की पावर n, P की पावर n प्लस n, P की पावर में से 1 घटाना है, Q की पावर 1 बढ़ानी है, प्लस n n-1 1 गुणा 2, P की पावर को 1 कम करेंगे और Q की पावर को 1 बढ़ाएंगे, प्लस n-1 n-2 1 गुणा 2 गुणा 3, P की पावर n-3 Q की पावर 3, प्लस n-1 n-2 n-3 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, P की पावर n-4 Q की पावर 4। और इसी प्रकार से हम करेंगे n-1 n-2 डैश डैश n-n तक करेंगे, 1 2 3 डैश डैश n, P की पावर n-n Q की पावर n। ये द्विपद प्रमेय का सूत्र है। P प्लस Q की पावर n बराबर P की पावर n, n आगे लाएंगे P n-1 Q प्लस n-1 1 गुणा 2 P की पावर n-2 हो जाएगा, फिर 2 तक करेंगे तो n-3 Q की पावर 3 हो जाएगा, फिर n- जितना ये 4 होगा उतनी पावर 4 होगी, जितना ये माइनस होगा उतना ही ये प्लस का होगा। n-1 n-2 n-3 1 गुणा 2 गुणा 3 n- Q की पावर 4 और ये n तक हो जाएगा। अभी इसको मैं करके देखता हूं, n प्लस Q की पावर 5 करके देखता हूं तो P की पावर 5, फिर 5 आगे आया, देखिए n आगे आया 5, P में से 1 घटाया 4 तो Q का 1 रहेगा, प्लस 5 माइनस 1 गुणा 2, P 5 में से 2 घटाया तो आया 3, ये आया 2, प्लस 5 माइनस 5 माइनस 2 1 गुणा 2 गुणा 3, P की पावर 2 रह गई, Q की पावर 3 होगी, प्लस 5 में से 1 घटाया, 5 में से 2 घटाया, 5 में से 3 घटाया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, P की पावर 1 रह गई, Q की पावर 4 होगी, प्लस 5 में से 1 घटाया, 5 में से 2 घटाया, 5 में से 3 घटाया, 5 में से 4 घटाया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5,
पी की पावर 0 हो गई, क्यू की पावर 5 हो गई। ये देखिए, तो इसको करेंगे तो आएगा पी की पावर 5 प्लस 5p4q प्लस 5 गुणा 4, 1 गुणा 2, पी की पावर 3 क्यू की पावर 2, 5 गुणा 4 गुणा 3, 1 गुणा 2 गुणा 3, पी की पावर 2 क्यू की पावर 3, प्लस 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, पी की पावर 1 क्यू की पावर 4, और 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, क्यू की पावर 5। कट गए आपस में, 1 ये कट गए, 3 से 3 कट गया, 2 टाइम्स कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, तो आया क्या, पी की पावर 5 प्लस 5p4q प्लस 10, पी का मान क्यू का मान 2 प्लस 10, पी का मान 2 क्यू का मान 3 प्लस 5 पी की पावर 4 क्यू की पावर 1 प्लस क्यू की पावर 5। ये पूरा सवाल है। पहले भी हमने किया तो यही आया था। तो आप इस द्विपद प्रमेय के विस्तार के सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। इससे भी रिजल्ट वही आएगा, वो का वही आ रहा है। देखिए ये रिजल्ट ये आ रहा है पी का, ये देखिए क्या आ रहा है, P5 प्लस 5p4q प्लस 10p3q2 प्लस 10p2q3 प्लस 5p4q1। अब देखिए मैंने जो पहले वाले फॉर्मूले से कराया था इसका विस्तार, वो भी आप समझ लीजिए और यहां पर भी देख लीजिए, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। P प्लस क्यू की पावर 5 के लिए मैंने बोला पहले 5 लिख दीजिए, प्लस 5 में 1 का भाग दिया तो आया 5 P की पावर 4 Q प्लस, अब 5 को 5 गुणा 4 अपॉन 1 गुणा 2 ये आएगा 10, तो 10 P की पावर 5 है, 4 है, अभी 3 हो गया, क्यू की पावर यहाँ 0 है, क्यू की पावर 1 यहाँ क्यू की पावर 2 हो गया, प्लस 10 गुणा 3, यहाँ 1 का भाग दिया, यहाँ 2 का भाग दिया, यहाँ 3 का भाग देंगे तो आएगा 10, पी की पावर 2 रह जाएगी, क्यू की पावर 3 रह जाएगी, 5 4 3 2 0 1 क्यू की पावर 2 क्यू की पावर 3 प्लस, अब देखिए 10 गुणा 2, यहाँ 1 का भाग दिया, 2 का, 3 का, यहाँ दिया 4 का भाग, 5 पी की पावर 1 क्यू की पावर 4 हो गई। अब 5 गुणा 1 बटे 5 तो 1 ही रहेगा, तो ये आएगा क्यू की पावर 5 क्योंकि पी की पावर 0। देखिए P5 P5 5p4q 5p4q 10p3q2 10p3q2 10p2q3 10p2q3 5p1q4 5p1, यहाँ 4 गलत लिखा, 1 ही लिखेंगे, ये 4 आएगा प्लस क्यू की पावर 5। तो इस प्रकार से भी आप विस्तार कर सकते हैं, इस विधि से विस्तार कर सकते हैं, ये सूत्र के माध्यम से विस्तार कर सकते हैं। एक और विस्तार करने का तरीका है जिसको पास्कल त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, वो भी बहुत लोकप्रिय है, उससे भी विस्तार किया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर हम एक बार डिस्कस करेंगे पास्कल त्रिभुज। इससे भी विस्तार किया जा सकता है। पास्कल त्रिभुज निकालने के लिए क्या करना है वो आप समझ लें। देखिए संख्या, विस्तार, योग। देखिए 2 तो विस्तार है 1 और 1, योग होगा 2 की पावर 1 बराबर 2। संख्या 1 है तो ऐसा ये 2, अब देखिए ये 1 2 1, देखिए पास्कल त्रिभुज में क्या है, पर्टिकुलर से लेंगे, पर्टिकुलर से लेने के बाद में विस्तार करेंगे और विस्तार का योग करेंगे। तो आप पहले पास्कल त्रिभुज को समझ लीजिए, योग को बाद में समझेंगे नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा पास्कल त्रिभुज। देखिए पास्कल त्रिभुज बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 के लिए कर रहे हैं तो 1 1 यानी क्या है P प्लस क्यू की पावर अगर 1 है तो आएगा 1 और 1, योग आएगा, योग थोड़ा मैं दूर लिख देता हूं, योग 2 की पावर 1 बराबर क्या आएगा 2। अब देखिए 1 और 1 2 और 1 कब आएगा,
p प्लस क्यू की पावर 1 है तो p प्लस क्यू की पावर 2 है तो ये आएगा 1 2 1। और इसका योग की बात करें तो 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 4। आप देख लीजिए जोड़ 2 1 1 4। फिर देखिए इसको करते हैं 1 2 और 1 3 2 और 1 3 और 1। ये 3 का है, p प्लस क्यू की पावर 3 का विस्तार है 1 3 3 1। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 3 8। इसी प्रकार से इसको करेंगे 1 4 4। कैसे देखिए 1 3 और 1 4 3 और 3 6 4 1। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आएगा 16। यानी ये p प्लस क्यू की पावर 4 का विस्तार है 4। 1 5 6 और 4 10 6 और 4 10 4 और 1 5 और 1। यानी 2 की पावर अगर 5 लिखेंगे तो आएगा 32। इनको जोड़ के देख लीजिए 10 10 20 20 30 और 2 32। p प्लस क्यू की पावर 5 का विस्तार करना है 1 2 5 तक हो गया। p प्लस क्यू की पावर 6 का विस्तार करना है तो 1 5 और 1 6 15 10 और 10 20 15 6 1। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 64। इन सबको जोड़ेंगे ना 1 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 6 ये कितना आएगा 64। अगर आपको 7 तक विस्तार करना है तो 1 7 21 ये 35 ये दोनों का जोड़ 35 इन दोनों का जोड़ 21 इन दोनों का जोड़ 7 और ये 1। यानी इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो आएगा 128। किस किस को 1 प्लस 7 प्लस 21 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 21 प्लस 7 प्लस 1 दैट इज 128। इसी प्रकार से अगर 8 घातांक के लिए करेंगे तो 1 7 और 1 8 इन दोनों को जोड़ेंगे 28 इन दोनों को जोड़ेंगे 56 इन दोनों को जोड़ेंगे 70 इन दोनों को जोड़ेंगे वापस देखिए उल्टा चलेगा ये 56 इधर आ गया वापस ये 28 आ गया वापस ये 8 आ गया ये वापस 1 आ गया ये 2 की पावर 8 ये आ जाएगा 256 टोटल। इसी प्रकार से अगर p प्लस क्यू की पावर 9 है तो आएगा 1 9 इन दोनों को जोड़ेंगे 36 इन दोनों को जोड़ेंगे 28 प्लस 56 84 यह आएगा 126 फिर 126 फिर वापस 84 फिर वापस उल्टा चलेगा 36 फिर वापस चलेगा 9 फिर 1 तो ये 2 की पावर 9 आएगा 256 512। और लास्ट एक और करके बताता हूं p प्लस क्यू की पावर 10 है तो 1 10 45 36 प्लस 84 120 इन दोनों को जोड़ेंगे 210 252 फिर उल्टा चलेगा 210 120 45 10 1। अब देखिए इसका हल क्या करना है वो समझिए। ये पास्कल त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का उपयोग क्या है ये समझिए। बहुत सिंपल है 1 1 लिखा फिर 1 1 और 1 2 और 1 1 2 और 1 3 2 और 1 3 और 1 फिर इधर 1 लिखा इन दोनों को जोड़ा 4 इन दोनों को जोड़ा 6 इन दोनों को जोड़ा 4 इस प्रकार से यहां किया 1 इन दोनों को जोड़ा 7 इन दोनों को जोड़ा 21 इन दोनों को जोड़ा 35 इन दोनों को जोड़ा 35 इन दोनों को जोड़ा 21 इन दोनों। इसी प्रकार से देखिए ये 1 इन दोनों को जोड़ा 10 इन दोनों को जोड़ा 45 इन दोनों को जोड़ा 120 इन दोनों को जोड़ा 210 इन दोनों को जोड़ा 252 ये सारा निकाल लिया। अब इसका उपयोग क्या है वो समझने की बात है। पास्कल त्रिभुज का योग आता है वो 2 रेज़ टू पावर n होता है 2 की पावर n जितनी घात होगी उस हिसाब से आ जाएगा। घात 1 होगी तो 2 आ जाएगा घात 2 होगी तो 4 आ जाएगा घात 3 होगी तो 8 आ जाएगा घात 4 होगी तो 16 हो जाएगा ये इस प्रकार से आएगा।
अब इसके माध्यम से विस्तार निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए, ये p प्लस क्यू, ये p स्क्वायर है ना, तो p स्क्वायर यहां देखिए 2 है, तो 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा p की घात 3 प्लस ये 3 है देखो, तो 3p की पावर 2 q की पावर 1 प्लस 3p की पावर 1 घटेगी, q की पावर 1 बढ़ेगी, प्लस q की पावर 3। ये देखिए 1 3 3 1 1 3 3 1। p प्लस q की पावर 4 निकालनी है, तो अगर p की पावर 4 प्लस 4 p की पावर 3 q प्लस 6 p की पावर 2 q की पावर 2 प्लस 4 p की पावर 1 q की पावर 3 प्लस q की पावर 4। 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। p प्लस q की पावर 5 निकालनी है, तो अगर p की पावर 5 प्लस 5 p की पावर 1 घटी q की पावर 1 बढ़ी प्लस 10 p की पावर 1 घटी q की पावर 1 बढ़ी प्लस 10 p की पावर 1 घटी q की पावर 1 बढ़ी, फिर 5 p 1 रह गया, q की पावर 4 हो गई, q की पावर 5 हो गई। 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1। इस प्रकार से पास्कल त्रिभुज से भी विस्तार निकाल सकते हैं। अगर ये होगा तो देखिए p की पावर 8 प्लस 8 p7 की हो जाएगा, प्लस 27 p6 हो जाएगा, q2 हो जाएगा, फिर 56 आ जाएगा, p की पावर 5 रह जाएगी, q की पावर 3 हो जाएगी, फिर 70 में p की पावर 4 हो जाएगी, q की पावर भी 4 हो जाएगी, फिर यहाँ p की पावर 3 हो जाएगी, q की पावर 2 रह जाएगी। इस प्रकार से हो जाएगा। आपको एक और करके बताता हूं, अगर मुझे इसका विस्तार निकालना हो, p प्लस क्यू की पावर 8, तो सीधा मैं ये लूंगा, देखिए p की पावर 8, अब मैंने 8 ले लिया, यहाँ p को 1 कम किया, q को 1 बढ़ाया, फिर मैंने लिखा 28, p की पावर 8 से 7 7 से 6 करी, q की पावर 2 करी, फिर मैंने लिखा 56, p की पावर 5 कर दी, q की पावर 3 कर दी, 8 है ना, देखिए 8 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8। 56 के बाद मैंने लिखा 70, p की पावर 4 q की पावर भी 4, फिर वापस मैंने लिखा 56, p की पावर 3 q की पावर 5, फिर मैंने लिखा 28, p की पावर 2 रह गई, q की पावर 6 हो गई, प्लस 8 लिखा, p की पावर 1 ही रह गई, q की पावर 7 हो गई और q की पावर 8 हो गई। वो देखिए 18 18 28 28 56 56 70 70 56 56 28 28 8 8 1 1। इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा एक बाइनोमियल विस्तार रीति भी है, ये पास्कल त्रिभुज से निकाला। एक और विधि है जिससे भी हम द्विपद प्रमेय का विस्तार निकाल सकते हैं, वो विधि है जिसको हमने प्रायिकता में सीखा था, उस विधि से भी कर सकते हैं। संचयी रीति इसको बोलते हैं, संचय के अनुसार। ये पास्कल त्रिभुज हमने सिखाया। इसके अलावा विस्तार संचय के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे देखिए p प्लस क्यू की पावर 5, तो अगर 5c5, देखिए r का मान हम रखेंगे 5 4 3 2 1 0, 5c5 p की पावर 5 q की पावर 1 0, 5c4 p की पावर 4 q की पावर 1, 5c3 p की पावर 3 q की पावर 2, 5c2 p की पावर 2 q की पावर 1, 5c1 p की पावर 1 q की पावर 4, 5c0 p की पावर 0 q की पावर 5। तो ये केवल 5 रह जाएगा। 5 गुणा 5/1 p की पावर 5 q प्लस 5 गुणा 4/1 गुणा 2 p की पावर 3 q की पावर 2 प्लस 5 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 2 p की पावर 2 रह जाएगी, q की पावर यहाँ 3 हो जाएगी। 5/1 p की पावर 1 q की पावर 4 प्लस इसका मान 1 इसका मान 1 q की पावर 5। तो ये आएगा p की पावर 5 प्लस 5 p 4 q प्लस ये 2 बार कटा 10 p की पावर 3 q की पावर 2, ये भी 2 बार कटा 10 p की पावर 2 q की पावर 3 प्लस 5 p q की पावर 4 प्लस q की पावर 5। ये विस्तार हुआ p प्लस q की पावर 5 का।
यही विस्तार हमने द्विपद सूत्र से भी बताया था। यही पास्कल त्रिभुज से था। देखिए कैसे 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1। ये देखिए 1 5 10 10 5 1। तो इस प्रकार से संचय के अनुसार से भी कर सकते हैं। आर का मान आप पहले 5 रख लीजिए, फिर 4 रख लीजिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो 5 से 4, 5 से देखिए 5 से 5, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1 और 5 से 0। तो ये 4-5 विधि कुल है जिसके माध्यम से आप विस्तार निकाल सकते हैं। आपको जो विधि अच्छी लगे उससे कर सकते हैं। मैं आपको एक बार वापिस रिपीट करके बता रहा हूं, एक ही सवाल में अलग अलग विधि, आपको जो विधि अच्छी लगे आप कर सकते हैं। देखिए P प्लस Q की पावर 5, मैंने पहला मेथड बताया उससे बता रहा हूं क्या करना है। सीधा P का पावर 5 लिख दीजिए, प्लस लगाइए, 5 में 1 का भाग दीजिए तो आएगा 5। P की पावर 1 घटा दीजिए, Q की पावर 1 बढ़ा दीजिए। अब देखिए 5 गुणा 4 दिख रहा है, 5 गुणा 4, यहां 1 का भाग दिया है, 2 का भाग देंगे तो आएगा 10, तो आएगा 10। थोड़ा सा नीचे कर दो, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। P की पावर 5 प्लस, अब देखिए 5 में 1 का भाग दिया तो आया 5। P की पावर 5 है तो अभी 4 कर दीजिए, Q की पावर 1 कर दीजिए। अब देखिए 5 गुणा 4 और अब 2 का भाग दीजिए, 10। P की पावर 3, Q की पावर 1 बढ़ा दीजिए, 10 गुणा 3। अब 1 का 2 का तो अब 3 का भाग दीजिए तो आएगा 10। P की पावर अब 2 रह जाएगा, Q की पावर 3 हो जाएगा। 10 गुणा 2, अब 4 का भाग दीजिए, ये 2 बार कटा, ये 5 बार कटा तो आया 5। P का पावर 1 रह गया, Q की पावर 4 हो गई, प्लस 5 गुणा 1/5, 1 ही रह जाएगा तो Q की पावर 5 ही रहेगी। ये विधि पहली विधि बताई। ओके, पास्कल त्रिभुज बनाते हैं तो 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 5 का है, ये यूज करना है। तो P प्लस Q की पावर 5, पहला 1 है तो P की पावर 5, फिर लिखा 5, P को 1 घटाया, Q को 1 बढ़ाया, फिर लिखा 10, P को 1 घटाया, Q को 1 बढ़ाया, फिर लिखा 10, P को 1 घटाया, Q को 1 बढ़ाया, फिर लिखा 5, P को 1 घटाया, Q को 1 बढ़ाया, फिर लिखा 1, तो 1 लिखेंगे तो Q की पावर 5, 1 को लिखेंगे तो भी Q का 5 पर Q 5। ये दूसरी विधि हुई। और n बराबर 5 मान के r बराबर 5 4 3 2 1 0 करेंगे तो अभी मैंने बताया था क्या आएगा, 5c 5, P की पावर 5 हो जाएगा, Q की पावर 0, 5c 4, P की पावर 4 हो जाएगा, Q की पावर 1 हो जाएगा, 5c 3, P की पावर 3 हो जाएगा, Q की पावर 2 हो जाएगा, 5c 2, P की पावर 2 रह जाएगा तो Q की पावर 3 हो जाएगा, 5c 1, P की पावर 1 होगा तो Q की पावर 4 हो जाएगा, और 5c 0, P की पावर 0 हो जाएगा तो Q की पावर 5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो आएगा P की पावर 5 प्लस इसका मान 5, इसका मान 5, P की पावर 4 Q, इसका मान 10, P की पावर 3 Q की पावर 2, फिर 5 से 2 का मान 10, P की पावर 2 Q की पावर 3, प्लस इसका मान 5, P की पावर 4 प्लस Q की पावर 5। इस प्रकार से आप किसी भी एक विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। आपको जो अच्छी लगे उसी विधि से आप इसको द्विपद विस्तार को आप हल कर सकते हैं। आपको लग रहा है ये विधि सही है तो आप इस विधि से कर लीजिए, आपको ये पास्कल त्रिभुज वाली सही लग रही है तो उससे कर लीजिए, आपको संचय विस्तार से आपको अच्छा लगता है तो वो लिख लीजिए, नहीं तो सूत्र आप लगाकर कर सकते हैं। P प्लस Q की पावर n बराबर P की पावर n प्लस n P n माइनस 1 Q की पावर 1 प्लस n n माइनस 1 1 गुणा 2 P n माइनस 2 Q 2। ये सूत्र लगाकर भी आप कर सकते हैं। किसी भी काम से करें द्विपद का विस्तार वही आएगा। आप किसी भी मेथड से करें यू विल गेट इक्वल एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम को आपको सूत्र बनाना आ गया।
संचय के अनुसार कर लिया आपने। अब देखिए द्विपद विस्तार लिखने के सामान्य नियम क्या क्या नियम है, ये देखिए द्विपद विस्तार के क्या क्या नियम है। सबसे पहले पदों की संख्या। देखिए द्विपद विस्तार में पदों की संख्या n+1 होती है। जैसे हम p प्लस क्यू की पावर 1 कर रहे थे तो दो पद आ रहे थे, एक और p और q, दो पद आ रहे थे। p प्लस क्यू की पावर हमने 2 करी तो आया p2 प्लस 2pq प्लस क्यू की पावर 2, ये 3 पद आए। और हमने p प्लस क्यू की पावर 3 लिखी तो आया p की पावर 3 प्लस 3p2q प्लस 3pq2 प्लस क्यू की पावर 3, पद 4 आए। यानी जितने पद होते हैं घात जितनी होगी पद उससे एक ज्यादा होंगे। अगर आपकी p प्लस क्यू की घात 5 है तो पद 6 होंगे, p प्लस क्यू की घात 10 है तो पद होंगे 11, और p प्लस क्यू की पावर n है तो पद होंगे n+1। तो पहली चीज क्या है, द्विपद प्रमेय में पदों की संख्या एक ज्यादा होती है, जितने पद होते हैं उससे एक ज्यादा होती है। पहली चीज पदों की संख्या एक ज्यादा होती है। दूसरी चीज देखिए सेकंड, पदों का योग 2 की पावर n होता है। कैसे, p प्लस क्यू की पावर 2 थी तो 2 की पावर n यानी पदों का 2 की पावर 2 यानी पदों का योग कितना होना है 4। हमने लिखा है p की पावर 2 प्लस 2pq प्लस q की पावर 2, 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आया 4। अगर है p प्लस q की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 के हिसाब से योग कितना आना चाहिए 8। आप करके देखिए p की पावर 3 प्लस 3 p की पावर 2 q प्लस 3 p की पावर 1 q की पावर 2 प्लस q की पावर 3, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 8। p प्लस q की पावर 4 होता तो आता p की पावर 4 प्लस 4 p की पावर 3 q प्लस 6 p की पावर 2 q की पावर 2 प्लस 4 p की पावर 1 q की पावर 3 प्लस q की पावर 4, तो 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1, ये जोड़ आया 16। 2 की पावर 4 बराबर 16, 2 की पावर 3 बराबर 8। इस प्रकार द्विपद विस्तार में पदों का योग होता है 2 की पावर n। ये हमने पास्कल त्रिभुज में भी अपन ने डिस्कस किया था कि पद की संख्या होगी वो n+1 होगी। हमने पास्कल त्रिभुज बनाया था तो 1 1 तो 1 2 की पावर 1 बराबर 2, 1 2 1 2 की पावर 2 बराबर 4, इन तीनों को जोड़िए 4 आएगा, 1 3 3 1 8 आएगा, 1 4 6 4 1 ये देखिए 2 की पावर 4 बराबर 16, 1 5 10 10 5 1 ये देखिए 2 की पावर 5 बराबर 32, जोड़ के देख लीजिए 32 आएगा। ये दूसरी चीज आई इनका सामान्य नियम। अगला तीसरी चीज पदों का क्रम। द्विपद विस्तार में p की पावर n होगी, फिर p की पावर n-1 होगी, फिर p की पावर n-2 होगी, p की पावर n-3 होगी, p की पावर n-4, ये गिरती जाएगी p की पावर n-n या p की पावर 0 तक। यानी p की घात घटेगी। जैसे p की घात 5 है तो 5 से p की घात 4 हो जाएगी, 4 से 3 हो जाएगी, 3 से 2 हो जाएगी, 2 से 1 हो जाएगी और 1 से 0 हो जाएगी। q की पावर बढ़ती है, q की पावर 1, फिर q की पावर 2, फिर q की पावर 3, q की पावर 4, ऐसे करके q की पावर n तक बढ़ती चली जाएगी। यानी पदों के क्रम में क्या होता है, हमेशा p की वैल्यू p की पावर घटती चली जाती है और q की पावर बढ़ती चली जाती है। p की पावर तब तक घटेगी जबकि p की पावर 0 नहीं हो जाए, और q की पावर 0 से स्टार्ट होती है, q की पावर 0, फिर q की पावर 1 2 3 n तक जितनी संख्या होगी उतनी q की पावर बढ़ती चली जाएगी। ये तीसरी चीज हमने देखी, विस्तार के सामान्य नियम की बात है। इसके अलावा देखिए संख्यात्मक गुणांक।
चौथी विशेषता, संख्यात्मक गुणांक में देखिए ये पहले बढ़ता है, जैसे 1 1 1 2 1। अब देखिए बढ़ेगा और घटेगा, 1 3 वापिस 3 1 1 4 6 उल्टा चलेगा 4 1 1 5 10 उल्टा चलेगा 10 5 1 1 6 15 20 बढ़ा, अब उल्टा आएगा 15 6 1। ये इस प्रकार से चलता है। 1 7 21 35 उल्टा चलेगा 35 फिर उल्टा 21 7 1। तो ये क्या है, ये समायोजित संख्या होती है, एक बार बढ़ती है फिर घटती फिर बढ़ती है फिर घटती है, जिस अनुपात में बढ़ती है उसी अनुपात में घटती है। देखिए 1 6 15 15 6 1 1 7 21 35 उल्टा चलो 35 21 7 1। समायोजित संख्या द्विपद प्रमेय में होती है, जैसे बढ़ती है वो उसी प्रकार से घटती है। अगली चीज देखिए, संख्यात्मक गुणांक का अंकों का जोड़ 2 की पावर n होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसकी प्रायिकता का जोड़ 1 होता है, p प्लस क्यू बराबर 1 होता है। अगर सिक्के को फेंकने पर हेड आएगा इसकी प्रायिकता, टेल आएगा इसकी प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ 1। पासे को फेंकते हैं तो 6 आने की प्रायिकता 1/6, नहीं आने की प्रायिकता 5/6। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1/6 प्लस 5/6 बराबर 6/6 बराबर 1। ये भी आ रहा था। यानी द्विपद प्रमेय में प्रायिकता का जोड़ हमेशा एक ही होता है, यानी p प्लस क्यू एक ही होगी। और इसको संचय या सूत्र के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये हमने पहले से भी बता दिया था कि संचय के रूप में द्विपद प्रमेय को किस प्रकार से लिखा जा सकता है और सूत्र के रूप में द्विपद प्रमेय को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये हमने बात करी द्विपद प्रमेय की। अब द्विपद प्रमेय काम कैसे करता है इसकी बात समझेंगे। द्विपद प्रमेय का जो सूत्र होता है वो होता है n p प्लस क्यू की पावर n। अब देखिए, अगर ये सवाल आता है 3 सिक्के 80 बार उछाले जाते हैं, तो हेड 3 2 1 0 आने की प्रत्याशा निकालो। तो सिक्के कितने बार उछाले जाते हैं? 80 बार। सिक्के कितने हैं? 3। सिक्के में हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2। r बराबर 3 करें, तीनों में हेड आने की प्रायिकता, तो 3c3 p की पावर 3 q की पावर 0। और ये घटना कितनी बार होती है? 80 बार। तो अगर 80 गुणा 1 गुणा 1/2 की पावर 3 गुणा 1 बराबर 80/8 बराबर 10। यानी 80 में से 10 संभावना ऐसी होगी जिसमें तीनों में हेड आएगा। अब देखिए n बराबर 3 r बराबर 2 में हेड आए तो क्या करेंगे? 80 3c2 p की पावर 2 q की पावर 1। तो अगर 80 गुणा 3c2 का मान 3 गुणा 1/2 की पावर 2 और 1/2, तो अगर 80 गुणा 3/8 ये आएगा 30। इसी प्रकार से n बराबर 3 और r बराबर एक बार ही हेड आए, ये देखिए तीनों बार हेड आया तो 10, 2 बार हेड आया, 1 बार हेड आया 80 3c 1 p की पावर 1 q की पावर 2 80 गुणा 3/1 गुणा 1/2 और 1/2 की पावर 2, तो आएगा 80 मल्टीप्लाई 3/8 दैट इज 30 टाइम्स। एक भी हेड नहीं आए, n बराबर 3 r बराबर 0, एक भी बार हेड नहीं आए। 80 3c 0 तो p की पावर 0 आएगी, q की पावर 3 आएगी। 80 0 का मान 1, 1/2 की पावर 0 का मान 1, 1/2 की पावर 3, तो 80 गुणा 1 गुणा 1/8 ये आएगा 10। तो प्रत्याशित आवृत्तियां क्या आएगी? 0 बार आएगा 10, तीनों को 3 हेड आएंगे 10, 2 बार हेड आएंगे 30 घटना हो सकती है।
एक बार हेड आने की चीज घटना हो सकती है और एक ऐसी भी घटना हो सकती है 10 जिसमें एक भी बार हेड नहीं आए। इस प्रकार से क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले आपको विस्तार ज्ञात करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाइनोमियल थ्योरम की आवृत्तियां, प्रत्याशित आवृत्तियां निकालने के लिए एन, कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने, और ये पी प्लस क्यू घटना के घटने की प्रायिकता, पी क्यू घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, और एन कुल कितने सिक्के 3 है तो 3, 8 सिक्के होंगे तो 8, 10 सिक्के होंगे तो 10, और ये घटना कितनी बार होती है, 1000 बार करेंगे तो यहाँ 1000 लिखेंगे। इस प्रकार से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, ये जो है जेम्स बर्नौली के द्वारा दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि द्विपद विस्तार बर्नौली प्रमेय का ही विस्तार है, और इसको विस्तार ज्ञात करने के लिए हमको 4 मेथड आपसे डिस्कस किए। एक सूत्र के द्वारा हम विस्तार कर सकते हैं, दूसरा हम पास्कल ट्राइंगल के द्वारा विस्तार कर सकते हैं, तीसरा हम संचय की विधि के द्वारा कर सकते हैं, और चौथा मैंने एक प्रैक्टिकल तरीका बताया कि किस प्रकार से आप अगर 5 है तो 5/1 करेंगे, फिर 5 गुना 4/2 करेंगे। इस प्रकार से आप विस्तार कर सकते हैं। आपको जो भी विधि विस्तार करने की अच्छी लगे उनमें से किसी भी एक विधि का आप चयन करके द्विपद प्रमेय का विस्तार कर सकते हैं। हमेशा विस्तार जो होता है द्विपद प्रमेय में, उनमें पदों की संख्या 1 से अधिक होती है। यदि पदों की संख्या 8 होगी तो विस्तार 9 होंगे, पदों की संख्या 10 होगी तो विस्तार 11 होंगे, पदों की संख्या n होगी तो विस्तार n+1 होंगे। इसके अलावा विस्तार का योग ज्ञात करना है तो 2 की पावर n का यूज किया जाता है। अगर मान लो 2 की पावर 5 है तो विस्तार का योग 32 होगा, 2 की पावर 6 है तो विस्तार का योग 64 होगा, 2 की पावर 7 है तो विस्तार का योग 128 होगा, 2 की पावर 8 है तो 256 होगा, अगर 2 की पावर 9 है तो 512 होगा, और अगर 2 की पावर 10 है तो 1024 होगा। इस प्रकार से विस्तार का भी निकाल सकते हैं। दूसरा ये एक जिस क्रम में बढ़ती है विस्तार उसी क्रम में गिरती है, अगर 1 5 10 है तो वापस 10 5 1 आएगा। इस प्रकार से इसमें विस्तार और ये कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये वीडियो द्विपद प्रमेय को किस प्रकार से यूज करना है उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप 1 से अधिक बार देखें और बहुत स्लो देखें, बहुत ज्यादा स्पीड से आप इसको न देखें। आप रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठें और जिस प्रकार से मैंने इसमें विस्तार करना दर्शाया है उसी प्रकार से आप विस्तार साथ साथ करें, तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से आपको द्विपद प्रमेय का विस्तार किस प्रकार से किया जाता है वह समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में द्विपद प्रमेय के विस्तार के माध्यम से किस प्रकार से हम प्रायिकता की समस्याओं को हल करते हैं उसको हम सीखेंगे।